फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. हेडिंग है frictional force is a self-adjusting force. Self-adjusting force. सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या था? अगर हम इनिशियली m2 को स्मॉल रखते हैं और फ्रिक्शनल सरफेस है, मतलब m1 इज प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस, इनिशियली अगर m2 स्मॉल है तो बॉडी विल मूव और नॉट? इनिशियली नहीं मूव करेगी, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंसेस द, फ्रिक्शनल फोर्स ने किस फोर्स को बैलेंस किया? टेंशन इन अ स्ट्रिंग को. बिकॉज अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर मैं फोर्सेस मार्क करूं, दिस इज m2g, तो इस बॉडी को देखे तो इस पे दो ही फोर्सेस लग रही हैं, T और F. तो अगर ये नहीं मूव करेगी मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंसेस द टेंशन. और टेंशन बढ़ेगी कब? इस बॉडी को देखें तो जब m2g बढ़ेगा. तो हमने इसको बढ़ाना शुरू किया तो टेंशन बढ़नी शुरू होगी. बॉडी मूव नहीं कर रही, मतलब जैसे जैसे टेंशन बढ़ रही है फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ती जा रही है, एडजस्ट कर रही है अपने आप, एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ेगी. उसके बाद अगर m2 को बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा. जब तक ये रेस्ट पे है तो फ्रिक्शनल फोर्सेस स्टैटिक और काइनेटिक? स्टैटिक. और जैसे ही मूव करने लग जाएगी इट चेंजेस टू काइनेटिक. स्टैटिक एडजस्ट करेगी, काइनेटिक फिक्स होगी. सो ये लिखना है, स्कूल का आर्टिकल है, स्कूल में आता है, इसको शो करो. सो यू कैन रेडी डायग्राम बना लो. अगर टेबल फ्रिक्शनलेस होता तो m2 कुछ भी होता है, हमने मूव करना ही था. So you can write, consider a block of mass m1. Consider a block of mass m1 placed on rough horizontal surface. Consider a block of mass m1 placed on rough horizontal surface. And a mass m2 is attached to it using massless inextensible. Mass m2 is attached to it using massless inextensible string. massless क्यों लेते हैं? बिकॉज अगर मास लेंगे तो स्ट्रिंग में सारी जगह पे टेंशन सेम नहीं होती, हर पॉइंट पे लगा जाएगी. बिकॉज जैसे हमने लॉस में न्यूमेरिकल किया था कि अगर स्ट्रिंग का मास है तो उसके मिड पॉइंट पे टेंशन बताओ कितनी होगी. तो अगर मासलेस लेंगे तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन को टी ले सकते हो. यूजिंग अ मासलेस और इनएक्सटेंसिबल कि स्ट्रेच नहीं होगी, उसके हम लेंथ को मान के चलेंगे कि वो कांस्टेंट है. inextensible string m2 is hanging freely as shown. m2 is hanging freely as shown. Initially if m2 is small,
Initially, if m2 is small, m1 will not move. Initially, if m2 is small, m1 will not move, which implies that frictional force between table and block m2 will balance the tension in the string. m2 will balance the tension in the string. Frictional force between table and block m2 will balance the tension in the string. Gradually increase mass m2. Tension also increases. Gradually, if m2 is increased, tension also increases, but m1 remains at rest. But m1 remains at rest, which implies that frictional forces increasing its magnitude as the tension increases. This continues till a certain maximum value of m2. This till a maximum value of m2 of maximum value, certain value, maximum value. मेरे को रट के नहीं आया ना, मैं सेम लैंग्वेज लिखाऊंगा. till a maximum value of m2. After that m1 begins to move. And friction cannot increase further. The static friction between m2 and block will change to kinetic friction. The static friction between m2 and block will change into kinetic friction. Next, read laws of friction. ब्रैकेट में लिख लेना ओल्ड थ्योरी. गलत है पर हमारे सिलेबस में ओल्ड थ्योरी है. लॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो पेपर में इसका एक क्वेश्चन आता है, उसके दोनों आंसर लिखाना, बिकॉज टीचर्स को होता है कि अगर आप ओल्ड थ्योरी के हिसाब से दोगे तो आंसर कुछ और है, न्यू थ्योरी के हिसाब से कुछ और है, तो पता नहीं वो टीचर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. तो आप दोनों ही लिख देना, अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू न्यू थ्योरी. लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स की सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक तो हो गया कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. डायरेक्शन क्या होती है हमेशा? इट्स ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑन विच बॉडीज आर प्लेस्ड. मतलब अगर इस दीवार के साथ मैंने किसी बॉडी को पकड़ा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस वॉल के पैरेलल ही हो सकती है. वो किसी भी डायरेक्शन में सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी, बट वॉल के पैरेलल ही होगी. जैसे इंक्लाइन प्लेन है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ही होगी. अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी, बट होगी पैरेलल. थर्ड जो लॉ ओल्ड थ्योरी में, इट सेज फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट, whereas new theory says it's directly proportional to area of contact. तो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी ने ओल्ड थ्योरी रखी हुई है, तो उसमें कि फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती. एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब जैसे आपके पास एक बॉक्स है, दो वे में रखा, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा किस केस में है? तो ओल्ड थ्योरी से इसकी फ्रिक्शनल फोर्स एरिया पे डिपेंड नहीं करती, दोनों केसेस में फ्रिक्शन सेम ही आएगी. न्यू थ्योरी से इसकी एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो फ्रिक्शन भी कम होगी. क्यों ऐसे? बिकॉज एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स उन दोनों सर्फेसेस में बनेंगे वो भी कम होंगे.
तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होगी. जैसे आपने किसी हैवी बॉक्स को खींचना है तो उसको कैसे रखना चाहिए? अगर उसके व्हील्स नहीं है, आप उसको ऐसे पुल करोगे तो सबसे इजीली मूव करेगा एक एज पे, बिकॉज इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट मिनिमम हो गया. तो एरिया ऑफ कांटेक्ट मिनिमम हो गया, फ्रिक्शन कम होगी, खींचना आसान होगा इसको. एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना ज्यादा रखोगे फ्रिक्शन उतनी ज्यादा. बट दैट्स न्यू थ्योरी. हमारे सिलेबस में ओल्ड थ्योरी विच सेज फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड ही नहीं करती. किस पे डिपेंड करती है? घास पे ज्यादा या कंक्रीट पे या स्मूथ फ्लोर पे? स्मूथ पे कम होगी. तो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सर्फेसेस इन कांटेक्ट. तो 4 लॉज थे. पहला, फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. Second, frictional force is always parallel to the surfaces in contact. Third is frictional force is independent of area of contact. And fourth is it depends on nature of surfaces. So you can read laws of static friction. In friction में लिख लो तो भी चल जाएगा. First is the frictional force between two bodies is directly proportional to the normal reaction, that is F proportional to R, and F is equals to mu R. F is equals to mu R. Mu is constant of proportionality called. Mu is constant of proportionality called coefficient of friction. Constant of proportionality called coefficient of friction. Coefficient of friction. Second is frictional force always acts. Frictional force always acts parallel to the plane of surfaces in contact. Parallel to the plane of surfaces in contact. Third is it is independent of area of contact between the surfaces. It is independent of area of contact between the surfaces. And fourth is the frictional force depends on nature of surfaces in contact. Frictional force depends on nature of surfaces in contact. That is their smoothness, polishing, etc. Frictional force depends on nature of surfaces in contact. That is their smoothness, polishing, etc.
एफ की वैल्यू 0 न्यूटन है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है 4 है तो कितनी है 8 12 16 20 24 तो 7 न्यूमेरिकल हो गए। हमने बताना कितनी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी और किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। इसके बाद फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक इफ एफ इज इक्वल टू 0 4 8 12 16 20 24 4 न्यूटन बनाई मैंने बस। एक बी पार्ट में लिख लो फाइंड द रेंज ऑफ फोर्सेस फॉर व्हिच ब्लॉक इज एट रेस्ट। फाइंड द रेंज ऑफ फोर्सेस फॉर ब्लॉक टू बी एट रेस्ट। मतलब मैंने ऐसे 7 वैल्यूज लिए समझाने के लिए, मैं 24 भी ले सकता था 0 1 2 3 4। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ फॉर विच ब्लॉक इज एट रेस्ट। आज सबको निकालना। अभी तो पहला न्यूमेरिकल कर रहे हो फ्रिक्शन का, इसलिए सबसे आसान से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया? पहले अगर मैंने फोर्स नहीं लगाई 0 न्यूटन, मतलब मैंने अप्लाइड फोर्स कोई नहीं लगाई। अगर इसको 0 न्यूटन रखा अप्लाइड फोर्स को, तो अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा? mg sin 37 कितना? ये दो वैल्यूज तो पहले कैलकुलेट कर लो। sin 37 इज 3/5 तो कितना आ गया? 12 न्यूटन। इसका डायग्राम बनाएगा, एक फर्स्ट क्वेश्चन में बना लेते हैं फर्स्ट पार्ट में। ये mg, ये नॉर्मल रिएक्शन, mg के कंपोनेंट्स बनाए अगर, तो दिस इज mg cos 37, ये mg sin 37, ये नॉर्मल रिएक्शन। बॉडी ऊपर नीचे मूव कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? mg cos 37। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आपने लिखा था म्यू आर, that means mu mg cos 37। क्वेश्चन में म्यू दिया 0.5, cos 37 इज, तो ये कितना आ गया? ये दो वैल्यूज याद रख लो, ठीक है। ये 12 न्यूटन है, इसकी वैल्यू। फ्रिक्शनल फोर्स 8, नेट फोर्स कितने? 4। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड्स। पूछो फ्रिक्शन कितनी है? 8। और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? नेट फोर्स कितनी है? 4। वो सबको समझ आ रहा है? 12 माइनस 8, एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन मास 2। तो इस केस में फ्रिक्शन हो गई 8, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड्स, इस डायरेक्शन में। स्टैटिक काइनेटिक?
मूव कर रही है बॉडी, एक्सेलरेशन निकाली है उसकी, तो काइनेटिक, बिकॉज बॉडी मूव कर रही है. कौन सी फोर्स मूव कर कोशिश करिए कि बॉडी मूव करे? 12 न्यूटन. mg sin 37 के ज्यादा नीचे आएगी ना, उसको अपोज कौन कर रहा है, और उसकी वैल्यू 8, वो अपवर्ड्स. तो नेट फोर्स, दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? लार्जर माइनस स्मॉलर, डायरेक्शन सेम एज लार्जर, तो 12 माइनस 8 एंड डायरेक्शन सेम एज 12. तो नेट फोर्स डाउनवर्ड है, मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन आ रही है वो आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, और फ्रिक्शन आ रही है 8 न्यूटन अपवर्ड्स. इतना क्लियर? सेकेंड फोर्स थी 4 न्यूटन. अब मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊं, ये फोर्स 12, ये 8, अप्लाइड फोर्स, नेट फोर्स. हाँ डायग्राम में था वो, एफ ऊपर लगाया. नेट फोर्स कितनी हो गई? 0. एक्सेलरेशन 0. फ्रिक्शन स्टैटिक और 8, और डायरेक्शन अपवर्ड्स. तो फ्रिक्शनल फोर्सेस और फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड्स. क्लियर? अब मैं 12 पे नहीं जाता, अगला 12 से 9 करते हैं, सॉरी 5 करते हैं. 4 के बाद अगला बात है 8 न्यूटन. तो मैंने 8 न्यूटन नहीं लगाई, मैंने 5 न्यूटन लगाई मान लो. नेट फोर्स कितनी? अप्लाइड फोर्स इज 5. अप्लाइड 5 है, mg sin 37 12 है. नेट फोर्स कितनी है? तो फ्रिक्शन भी 7, क्योंकि फ्रिक्शन अपने आप एडजस्ट करेगी अपनी वैल्यू. अगर नेट अप्लाइड, दो अप्लाइड फोर्सेस हो गई, अब एक उसका वेट और एक जो मैंने लगाई, उन दोनों का रिजल्टेंट मिला के आ गया 7. फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकती. तो अगर अप्लाइड फोर्स ही 7 है तो फ्रिक्शन भी 7 ही होगी. ध्यान से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है मेरे को. क्लियर है? 7 क्यों ले रहा हूं मैं? आप फ्रिक्शन को पहले मार्क ना करो, क्योंकि वो सेल्फ एडजस्टिंग है. मैं बाकी फोर्सेस मार्क करता हूं. 5 न्यूटन वाला मैंने लिखाया नहीं था, बट लेट्स सी 5. तो इसका डायग्राम ऐसे बना, एक फोर्स ये 12 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर दिया और एक मैंने 5 अपवर्ड लगा दी. तो नेट फोर्स कितनी है? अब फ्रिक्शन है, इसी को बैलेंस करना. अगर मैं फ्रिक्शन 8 ले लूंगा तो बॉडी तो ऊपर चल पड़ेगी. तो ऐसे तो कभी होगा नहीं, अभी नहीं होगा, बाद में करते हैं उसको भी. तो ये फ्रिक्शन. अप्लाइड फोर्स 7 है तो फ्रिक्शन भी 7. एक्सेलरेशन 0. स्टैटिक काइनेटिक? स्टैटिक. और फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड्स. अगला बात था 8. नेट फोर्स कितनी है? 4. तो फ्रिक्शन 4. अप्लाइड फोर्स कैन बी आइदर इक्वल टू, फ्रिक्शन फोर्स कैन आइदर इक्वल टू अप्लाइड फोर्स और लेस देन इट. ज्यादा तो कभी नहीं हो सकती. तो नेट अप्लाइड फोर्स 4 है तो फ्रिक्शन भी 4 ही होगी. 4 न्यूटन. एक्सेलरेशन 0. फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड्स. और स्टैटिक, अब मैंने लगा दी 12. 2 अप्लाइड फोर्स हो गई, 12 न्यूटन डाउनवर्ड्स, 12 न्यूटन अपवर्ड्स. तो फ्रिक्शन 0. अब कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी मूव करने की कोशिश ही नहीं कर रही. 12 न्यूटन नीचे लग रही, 12 ऊपर लगी, नेट 0 होगी, तो इट्स नॉट ट्राइंग टू मूव.
फ्रिक्शन तभी होगी व्हेन आइदर बॉडी इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव। तो इसका डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे 12 न्यूटन डाउनवर्ड्स, 12 न्यूटन अपवर्ड्स, फ्रिक्शन 0, एक्सेलरेशन 0, और 0 है तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। 16 applied force is 16 now। अब डायग्राम बनाए ऐसे 16 न्यूटन अपवर्ड्स, mg sin थीटा डाउनवर्ड्स, नेट फोर्स 4 किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी, नेट फोर्स कितनी आ रही है 4, फ्रिक्शन 4 किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स, तो फ्रिक्शन ने डायरेक्शन अपने आप से बदल ली। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, बॉडी किधर जाने की कोशिश करे, 16 न्यूटन ऊपर लग रही है, 12 नीचे लग रही है, बॉडी इज ट्राइंग टू मूव अप और फ्रिक्शन उसे अपोज करेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड्स। तो फ्रिक्शन इज 4 डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन इज स्टिल 0 बिकॉज नेट फोर्स 0 होगी फ्रिक्शन में लागे, डाउनवर्ड भी 16 होगी, अपवर्ड भी 16 हो गई, तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन, नेट फोर्स अपॉन मास तो 0 ही आएगी, 0 आएगी। अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्सेस है, डाउनवर्ड, 4 न्यूटन फ्रिक्शन भी तो लग गई, तो डाउनवर्ड भी तो 16 हो गई। फ्रिक्शन इसीलिए इंटेलिजेंट फोर्स कहते हैं ना, अपने आप डिसाइड कर लेती है अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। 20 न्यूटन, नेट फोर्स 8 किस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन 8 न्यूटन डाउनवर्ड्स। अब लगा दी 21 न्यूटन फोर्स 9। अब नेट फोर्स मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होगी, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी 8 म्यू आर, अब ये मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में 21, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 प्लस 8 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन 20, तो नेट फोर्स 1, एक्सेलरेशन 1/2, हाफ, स्टैटिक काइनेटिक, काइनेटिक। अब बी पार्ट 24 होगी तो 24 न्यूटन अपवर्ड लगाई तो नेट फोर्स 12 प्लस 8 फ्रिक्शन, नेट फोर्स इज 4, एक्सेलरेशन 2 और डायरेक्शन फ्रिक्शन की डाउनवर्ड्स। बी पार्ट में था किस रेंज ऑफ फोर्सेस के लिए बॉडी रेस्ट पे रह रही है, अगर एक्सेलरेशन है, बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक, नहीं कर रही तो स्टैटिक। 4 न्यूटन से 20 न्यूटन तक बॉडी रेस्ट पे रहती है, 4 से कम है तो भी मूव करेगी, 20 से ज्यादा है तो भी मूव करेगी, बिकॉज अगर अप्लाइड फोर्स 4 से कम है तो बॉडी किधर मूव करेगी, डाउनवर्ड्स, 20 से ज्यादा है तो अपवर्ड्स। आया समझ? आया समझ कैसे किया सारी बात?
तो इससे पता चलता है फ्रिक्शन अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन खुद से डिसाइड कर लेती है। जिधर बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी उसके ऑपोजिट, पर कभी भी म्यू आर से ज्यादा नहीं हो सकती। कि अगर नेट फोर्स 9 आ गया तो फ्रिक्शन 9 नहीं हो सकती, क्योंकि 8 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। न्यूटन अप्लाइड फोर्स जो मैंने लगाई, वो कोशिश कर रही है कि बॉडी ऊपर मूव करे। mg sin थीटा 12 डाउनवर्ड्स, तो नेट फोर्स कितनी हो गई 12 अपवर्ड्स। फ्रिक्शन उसे अपोज करेगी, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 8। तो हाँ, तो फ्रिक्शन 8 और प्लस 12, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी 20, अपवर्ड में 24। अगर मैंने 21 न्यूटन फोर्स लगाई अप्लाइड, 12 न्यूटन किस डायरेक्शन में है डाउनवर्ड्स, 21 न्यूटन अपवर्ड्स, नेट फोर्स 9 अपवर्ड्स, तो फ्रिक्शन उसे अपोज करेगी। और मैक्सिमम कितनी अपोजिंग फोर्स लगा सकती है 8, तो 9 माइनस 8 इज द नेट फोर्स 1। नेट फोर्स 1, तो एक्सेलरेशन नेट फोर्स अपॉन मास 1/2। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रिक्शन तो 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, वो तो लिमिटिंग वैल्यू है। म्यू आर से ज्यादा तो होगी नहीं ना, यही तो लिखा था एक लिमिट तक बढ़ेगी उसके बाद बॉडी मूव करने लग जाएगी। इजी न्यूमेरिकल दो एक। ऐसे दीवार के साथ एक ब्लॉक को पकड़ा हुआ है फोर्स लगा के, ऐसे जैसे बुक क्या समझ लो ब्लॉक की जगह। मेरे को बताना है मिनिमम कितनी फोर्स लगाऊं कि बुक नीचे स्लिप ना करे। फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट दिस ब्लॉक डज नॉट स्लिप। बिकॉज आप हर बॉडी को ऐसे नहीं पकड़ सकते। बुक हल्की है मैंने पकड़ ली, बट अगर बहुत हैवी बॉडी होती, आपके घर में एक बड़ा सा ऐसे सूटकेस है, मैं उसको ऐसे दबा के पकड़ नहीं सकता दीवार के साथ, बिकॉज फोर्स रिक्वायर्ड विल बी वेरी लार्ज। तो हमने बताना है इस क्वेश्चन में फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। mg का कंपोनेंट तो बनेगा ही नहीं, ऑलरेडी वर्टिकल है, वॉल हॉरिजॉन्टल है, तो कंपोनेंट वो इंक्लाइन प्लेन पे बनते हैं, ये तो सीधी दीवार है। mg ऐसे साइड पे कैसे लग सकता है, वेट तो नीचे ही हिट करता है हमेशा, वेट साइड पे कैसे जाएगा। मेरे को नहीं पता नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, थोड़ा दिमाग लगाना अलाउड है क्लास में, देख लो। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टू द वॉल ही लगेगा वो। रिएक्शन मतलब एक्शन क्या है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स F,
इसको मैं डायग्राम को थोड़ा सा अगर बदलूं मतलब क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा मैं, बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाई है F, और इसका नॉर्मल रिएक्शन R। ये बुक ऐसे ऐसे मूव कर सकती है? नहीं कर सकती, नीचे गिर सकती है, मतलब F और R इक्वल है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी हो सकती है? म्यू आर। बुक किधर स्लाइड करने की कोशिश कर रही है? क्यों? mg के कारण। अपोज कौन कर सकता है? तो कब स्लाइड नहीं करेगी? जब तक mg म्यू आर से कम है। mg कितना है? तो म्यू आर की वैल्यू 100 से ज्यादा होनी चाहिए। म्यू कितना है? 0.4। तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी अगर म्यू आर या म्यू एफ 100 न्यूटन से ज्यादा होगा। तो एफ कितना आ गया? एफ की वैल्यू हमेशा 250 न्यूटन से ज्यादा ही होनी चाहिए। तो मिनिमम 250 हो गई। अच्छा मैं बोलूं मैंने लगाई 300 न्यूटन फोर्स, मैंने लगाई 300 न्यूटन फोर्स, फ्रिक्शन कितनी है? मैंने 300 न्यूटन फोर्स लगाई है, फ्रिक्शन कितनी है? 100। अप्लाइड फोर्स कितनी है? फ्रिक्शन को एक बार छोड़ दो, कौन सी फोर्स है जो इसको नीचे लेके जाने की कोशिश कर रही है? 100। फ्रिक्शन उससे ज्यादा कैसे हो सकती है? अगर आपने फ्रिक्शन बोली 300 मान लो, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी है? अपवर्ड फोर्स 300, डाउनवर्ड नेट फोर्स, तो बॉडी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अगर बुक को पकड़ के होल्ड करने के लिए मान लो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है 250, तो अगर फ्रिक्शन 300 होगी मतलब मैं फोर्स ऐसे लगा दूंगा बुक ऊपर जा रही है, ऐसे कभी होता है? बुक में तो नीचे ही आना है, यहां खड़े रहेगी, यहां पे सेल्फ एडजस्टिंग है। 250 मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा लगाओगे तो भी बॉडी रेस्ट पे रहेगी। हाँ, आप कितनी भी फोर्स लगा दो, रोकने के लिए मिनिमम 250 चाहिए। अगर 250 न्यूटन फोर्स लगाई है तो फ्रिक्शन कितनी है? 100। और जब फोर्स लेके नीचे जाने वाली फोर्स ही 100 है तो उससे ज्यादा तो फ्रिक्शन हो ही नहीं सकती। फ्रिक्शन कैन नेवर बी ग्रेटर देन फोर्स ट्राइंग टू मूव द बॉडी। अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो गई, अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगी, तो आप फोर्स तो ऐसे लगा दो बॉडी ऊपर जा रही है। अच्छा भी तो किसी भी सामान को ऊपर चढ़ाना है, ऐसे फोर्स लगा ऊपर चढ़ गया हो। कौन सी फोर्स के कारण इसने नीचे गिरना था? फ्रिक्शन ने उसे अपोज करना है। अब वो 100 है तो फ्रिक्शन 100 से ज्यादा कैसे हो सकती है? आया समझ के? नहीं आया? कंसेप्ट समझ आया? लिख लो, मैं कंसेप्ट लिखा भी देता हूं। एफ अप्लाइड फोर्स है, हाँ 250 से कम नहीं हो सकती। अगर 200 न्यूटन लगाई तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी आई? अगर मेरी फोर्स 200 है, 16 नहीं म्यू 160 नहीं 80, अगर मैंने 200 न्यूटन फोर्स लगाई तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी? म्यू आर, मतलब 0.4 इंटू 200 80, तो फ्रिक्शन फोर्स 80 अपवर्ड्स। डाउनवर्ड फोर्स 100, नेट फोर्स 20, तो फिर बॉडी स्लाइड करेगी नीचे को। हाँ मैक्सिमम है वो, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ना 100 से ज्यादा। तो
So you can write the force trying to. इसी क्वेश्चन का कंसेप्ट लिखा रहा हूं. ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस पे. The force trying to move the body downwards is weight mg is equals to 100 Newton. Is weight mg is equals to 100 Newton. The force trying to move the body downwards, its weight mg is equals to 100 Newton, and the frictional force will oppose it. The maximum or limiting value of friction. The maximum or limiting value of friction is mu r, and it must be greater than weight of the body. फिर ये लिख लो mu 0.4 into f should be greater than 100 और f should be greater than 250. ये दोनों स्टेप. अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं मैं फोर्स की डायरेक्शन बदलता हूं. डेटा चेंज नहीं करते हम, वही ले लेते हैं. से 10 kg find the frictional force between block and the wall. F is 250. Frictional force between wall and block. ऐसे कंसेप्चुअल है, लिखना लिख लो बेशक. फ्रिक्शनल फोर्स कितनी? मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने 250 न्यूटन फोर्स लगाई है नीचे से. तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है? कुछ ले लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. आप 100 ले लो. 100 नहीं लेते, 110 ले लेते हैं. बाकी कोई आंसर? गलत बताया तो पाप लगेगा. जल्दी बताओ, बताना जरूरी है. 0. नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं है. फ्रिक्शन तो तब आएगी ना जब नॉर्मल रिएक्शन होगा. वॉल के परपेंडिकुलर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही, तो नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं है. नॉर्मल रिएक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं है. पहले तो हमने फोर्स परपेंडिकुलर लगाई थी F, अब फोर्स पैरेलल टू वॉल लगा दी, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन तो बना ही नहीं. इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, दो ही फोर्सेस है, 110 न्यूटन डाउनवर्ड्स और 100 न्यूटन, सॉरी 110 अपवर्ड्स और 100 डाउनवर्ड्स. तो नेट फोर्स 10, एक्सेलरेशन 1, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन मास. तो F कुछ भी होता, इस केस में फ्रिक्शन 0 ही थी, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, हमने कोई फोर्स नहीं लगाई थी उसको प्रेस करने के लिए. फ्रिक्शन तब होती है व्हेन यू एक्सर्ट फोर्स. अगर साइकिल का टायर रोल कर रहा है,